सरला जी अपने कांपते हाथों में नाश्ते की ट्रे पकड़े ड्राइंग रूम में आईं और टेबल पर सब सामान रखने लगी तो घर में आई उनकी बहू रवीना की सहेलियों ने देखते ही कहा, अरे इतनी बूढ़ी काम वाली क्यों रखी है, कोई अच्छी सी कम उम्र की रख लो, इसके तो हाथ भी कांप रहे हैं। तभी दूसरी सहेली बोली, अरे इसके कपकपाते हाथ पैरों को तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कठपुतली नाच रही हो। और सारी ही सहेलियां रवीना के साथ बेशर्मों की तरह ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगा रही थी। एक सहेली तो उठकर उनका हाथ पकड़कर उन्हें इधर उधर नचाने लगी। वह बेचारी इधर घूमती उधर घूमती और गिरने ही वाली थी। उनका सभी तमाशा बना रहे थे। अपनी यूं बेइज्जती होते देख सरला जी की आंखों से आंसू बह निकले थे। तभी कोई आगे बढ़ा और रवीना की सहेली के मुंह पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया, जिससे रवीना की सहेली दूर जा गिरी। वह कोई और नहीं, सरला जी के घर में काम करने वाली उनकी पुरानी नौकरानी रानी थी। रानी अचानक ही किसी काम से वहां आई थी। जब उसने ये सब होते देखा तो उससे रहा नहीं गया। वैसे भी सरला जी उससे बहुत प्यार करती थी और उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी, और वह भी सरला जी को अपनी माँ जैसी इज्जत देती थी। अब माँ की बेइज्जती होते वह कैसे सहन कर सकती थी। वह दंदनाते हुए गुस्से में बोली, शर्म नहीं आती तुम्हें, एक बुजुर्ग का इस तरह मजाक बनाते हुए। तुम्हारे घर में क्या माँ नहीं है? अगर है तो अपनी माँ को ऐसे ही नचा कर देखना, तब पता चलेगा कि कैसा लगता है। तभी रवीना आगे बढ़कर बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि तू। तभी एक तमाचा उसके गाल पर भी पड़ा। रानी ने कहा, माफ़ी चाहूँगी, लेकिन इस थप्पड़ के लिए बिल्कुल नहीं, बल्कि इस बात के लिए कि आज साहब के आते ही मुझे सब कुछ कहना होगा। अब मैं और चुप नहीं रह सकती, और मुझे इस बात का कोई अफसोस भी नहीं है कि आज आप पर मेरा हाथ उठ गया। आप हैं ही इस लायक कि आपके साथ यही हो। इसके बाद चाहे मुझे काम मिले या न मिले, जिसका नमक खाया है उसका अपमान होते नहीं देख सकती। तभी किसी की आवाज़ आई, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है रानी, मैं सब अपनी आंखों से देख चुका हूँ। इतनी देर से किसी का ध्यान ही नहीं गया कि रवीना का पति और सरला जी का बेटा राहुल दरवाजे पर खड़ा है। राहुल की आवाज़ सुनते ही अचानक रवीना ने मुड़कर देखा तो उसके तो होश उड़ गए। राहुल गुस्से में दांत पीसता हुआ खड़ा था। राहुल को देखकर रवीना की सहेलियों की आंखें भी फटी रह गईं। राहुल को गुस्से में देखकर रवीना की सारी सहेलियां धीरे धीरे दरवाजे से खिसकने लगीं। तभी राहुल ज़ोर से चीखा, खबरदार, अगर कोई भी अपनी जगह से हिला तो कोई नहीं जाएगा यहाँ से। राहुल ने चिल्लाकर कहा तो सारी सहेलियां चुपचाप सहमकर अपनी जगह खड़ी रह गईं। राहुल ने आगे बढ़कर खींचकर ज़ोरदार थप्पड़ रवीना के गाल पर जड़ दिया। वह इस थप्पड़ से बिल्कुल हिल गई और राहुल ने उसका हाथ पकड़कर सरला जी के पैरों में गिरा दिया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा करने की। तभी राहुल ने रवीना की सभी सहेलियों से फ़ोन करके अपने अपने पतियों को उसके घर बुलाने के लिए कहा। सबने डरते डरते अपने पतियों को फ़ोन मिलाया। इतने में सरला जी बेहोश होकर गिर पड़ी। राहुल की नज़र जब माँ पर पड़ी, वह एकदम से घबरा गया और माँ की तरफ दौड़ा। राहुल जल्दी से रानी ने उनको होश दिलाया। राहुल सोचने लगा कि माँ ने उस दिन मुझसे झूठ क्यों बोला था, और अभी कुछ दिन पहले का नज़ारा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। एक दिन संडे के दिन छुट्टी थी। दोपहर में बहुत तेज़ गर्मी थी। वह माँ माँ चिल्लाता हुआ अंदर आया। माँ को वहाँ ना पाकर वह सोचने लगा कि ज़रूर बाबा की डायरी लेकर पढ़ रही होंगी। आज मुझे अपनी माँ को टाइम देना चाहिए था, और मैं भी कैसा हूँ, जाकर सो गया। राहुल के बाबा को गुजरे 1 साल हो गया था। जब भी सरला जी उनको बहुत याद करती तो उनकी डायरी पढ़ने बैठ जाती। राहुल के बाबा को डायरी लिखने का बहुत शौक़ था, इसीलिए सरला जी जब भी अकेलापन महसूस करती तो उनकी डायरी को अपने सीने से लगा लेती थी। शायद उन्हें बाबा के होने का एहसास मिलता होगा। तभी राहुल को सरला जी बाहर से आती दिखाई दी। अरे माँ, आप बाहर से आ रही हैं, कहाँ गई थी आप? और ये क्या, आप तो ऊपर से नीचे तक पसीने में भीग गई हैं। इस चिलचिलाती लू वाली दोपहर में बाहर निकलने की आखिर ज़रूरत क्या थी? रवीना, जल्दी पानी लेकर आओ, और माँ आप यहाँ बैठो, राहुल ने अपनी माँ को बिठाकर कहा। उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी, वह हाँफ रही थी। उन्होंने हाथ में पकड़ी एक पॉलीथीन राहुल को देते हुए कहा, बेटा, बहू से कह दो मैं नींबू ले आई, बस जल्दी से पानी पिला दो। लेकिन पानी अभी तक नहीं आया था। राहुल भागकर जल्दी से गया और एक गिलास पानी लेकर माँ को पिलाया।
तब जाकर उन्हें थोड़ी सांस आई। राहुल थोड़ा गुस्से में बोला, माँ, आपको क्या ज़रूरत थी धूप में नींबू और पुदीना लाने की? मुझे बोलती, मैं ला देता। और कहीं आपको आपकी बहू ने तो नहीं कहा था ये नींबू और पुदीना लाने के लिए? मैं अभी उससे पूछता हूँ। इतना कहकर राहुल ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, रवीना, कहाँ हो? बाहर आओ। अभी तक पानी भी नहीं लाई। हालांकि वो बहुत शांत स्वभाव का इंसान था। उसकी तेज़ आवाज़ सुनकर रवीना जल्दी जल्दी बाहर आई, लेकिन सरला जी की हालत देखकर वह सब समझ गई और एकदम बोली, अरे मम्मी जी, मैंने तो आपसे ये कहा था कि जब राहुल जागेंगे तो नींबू ले आएंगे, पर आप मेरी एक बात नहीं सुनती और ख़ुद ही गर्मी में चली गई। अरे बिना नींबू पानी के भी एक दिन जिया जा सकता है, मगर आप भी बिना पिए नहीं मानती हैं। राहुल, बोलिए, आप क्या बुला रहे थे? राहुल बोला, रवीना, कहीं तुमने ही तो नींबू और पुदीना नहीं मंगवाया था माँ से? माँ अपनी मर्ज़ी से इस वक्त बाज़ार गई थी और मुझे डांट पड़ रही है। तभी दूसरे कमरे से रवीना की माँ दंदनाते हुए बाहर आई और बोली, ये खूब है, अगर इस घर में एक चींटी भी बीमार पड़ जाए तो उसकी दोषी मेरी बेटी ही क्यों होती है? दामाद जी, आपकी माँ को भी तो शौक़ था नींबू पानी पीने का। हमने तो मना भी किया था, पर इन्होंने हमारी एक ना सुनी और ख़ुद चली गईं। इतना कहकर दोनों माँ बेटी आंखों से इशारों में बात करने लगी। राहुल ने बड़े प्यार से सरला जी को समझाया, माँ, नींबू पानी पीने की इतनी भी क्या ज़रूरत थी? अगर इतना ही मन था तो शाम तक रुक जाती, मैं जाकर ले आता। आप भी ना माँ, बच्चों की तरह ज़िद करती हैं। सरला जी हैरानी से बहू और समधन की तरफ देखने लगी और इशारों में बेटे को समझाने की नाकामयाब कोशिश करने लगी। राहुल माँ को समझ देते हुए बोला, ठीक है माँ, मैं समझ गया, आपकी कोई गलती नहीं। बस रवीना माँ के लिए नींबू पानी बना देना और सबके लिए खाना भी लगा दो, फिर माँ थोड़ा आराम करेंगी। इतना कहकर राहुल वहाँ से चला गया। रवीना सरला जी से बोली, क्या मम्मी जी, एक काम आपसे बोली वह भी आपसे नहीं हुआ। एक तो आधे घंटे में आप नींबू और सूखी पुदीने की पत्तियाँ लेकर आई हैं, ऊपर से अपने बेटे को बता रही हैं कि मैं आपको परेशान करती हूँ। सरला जी काँपते हुए स्वर में बोली, पर बहू, तुमने ही तो नींबू और पुदीने के पत्ते मंगवाए थे, फिर राहुल के सामने तुमने झूठ क्यों कहा? तभी रवीना की माँ बोली, अरे समधन जी, बोल तो आप ऐसे रही हैं जैसे नींबू पानी बनेगा तो आप नहीं पिएंगी। आप भी तो सबके बराबर ही पीती हैं ना। और एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करती, कैसी माँ हैं आप? इतना कहकर दोनों माँ बेटी वहाँ से चली गईं। एक दिन की बात नहीं थी, जब रवीना की माँ उसके घर आती तो सरला जी का और भी ज़्यादा जीना दुश्वार हो जाता था। कुछ दिन बाद ही अचानक रवीना के पापा की तबीयत बिगड़ गई तो उसकी माँ वापस अपने घर चली गई। तब जाकर सरला जी ने चैन की सांस ली कि अब कम से कम परेशान करने वाला कोई एक ही होगा और उसको वह झेल लेंगी। जब तक राहुल घर पर रहता तो रवीना ऐसा दिखावा करती कि वह अपनी सास से बड़ा प्यार करती है। राहुल के सामने उनसे खूब प्यार जताती और राहुल के ऑफिस जाते ही वह उन पर जुल्म ज़्यादती की हदें पार कर देती थी। साथ में उसकी माँ भी आ जाती थी। सरला जी अकेली थी, वह कैसे सामना कर पाती? बेटे से भी नहीं कह सकती थी। वह नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से बेटे का घर तबाह हो जाए। एक दिन रवीना की काम वाली रानी बोली, भाभी, मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए, मेरे घर में शादी है। रवीना बोली, तो फिर घर के काम कौन करेगा? ये पोछा बर्तन मैं नहीं करूँगी। रवीना ने रानी को भी खूब सुनाई। कहने लगी, वैसे तो तुम लोग खुद को गरीब कहते हो और त्यौहार मनाने को, शादियाँ धूमधाम से करने को न जाने तुम्हारे पास कहाँ से पैसे आ जाते हैं। रानी भी कहाँ चुप रहने वालों में से थी। उसने कहा, अगर हम त्यौहार मनाते हैं या अपने घर में कोई फंक्शन करते हैं तो कौन सा आपसे पैसे मांग कर करते हैं? अरे हम मेहनत करते हैं तभी तो खुशियाँ और त्यौहार मनाते हैं। हमारे लिए तो यही खुशियाँ हैं। एक बात बताइए, क्या अमीर लोग ही खुशियाँ मना सकते हैं? हम गरीब लोगों की कोई भावनाएं नहीं होती। अगर आपको ज़्यादा परेशानी है तो ठीक है, दूसरी काम वाली रख लेना जो कभी छुट्टी ही ना करे, मगर मुझे फालतू की बातें मत सुनाना, नहीं तो फिर मैं अब आइंदा से आऊँगी नहीं। रानी के तेवर देखकर रवीना थोड़ी ठंडी पड़ी, क्योंकि उसे पता था दूसरी काम वाली भी आसानी से नहीं मिलने वाली। तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वह मुस्कुराने लगी। उसने रानी से कहा, ठीक है, तो जितने दिन की चाहे छुट्टी कर ले, मैं घर का सब काम खुद निपटा लूँगी। ये कहकर रवीना चली गई।
तभी सरला जी रानी के पास आईं और उसको कहते हुए बोली, गुस्सा मत कर, तू जब तक चाहे छुट्टी कर ले। रानी कहने लगी, बस मैं आपकी वजह से तो यहाँ पर आती हूँ, वरना इस घर में काम करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। आप ही हैं जो गरीबों को भी इंसान समझती हैं, वरना ये औरत इस लायक नहीं कि इसके घर में नौकरी की जाए। यह जब आप पर ज़्यादती करती है, यह देखकर और भी मेरा दिल जलता है। यह सुनकर सरला जी ने एक लंबी सांस भरी, बोली, अब क्या भी किया जा सकता है। अगले दिन सरला जी सुबह सवेरे उठकर नहा धोकर तैयार हो गईं। तभी उनका बेटा राहुल वॉक के लिए बाहर जाने लगा। कहने लगा, माँ, अपनी बहू को भी उठा दिया करो, वह तो अभी तक सो रही है। ये कहकर वह बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद रवीना आई और कहने लगी, अरे आप यहाँ बैठी हैं, आपको पता नहीं क्या कि आज कविता नहीं आएगी। चलिए उठिए जल्दी से, फटाफट अपने बेटे के लिए नाश्ते की तैयारी कीजिए। याद रखिएगा 3-4 दिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। खुद को देखिए, बैठे बैठे खाकर आप कितनी मोटी हो गई हैं। अब वह भी सही हो जाएगा। अब मेरा मुंह मत देखिए और जल्दी से जाकर किचन में लग जाइए। अपने बेटे के आने से पहले नाश्ता तैयार कर लीजिए। सरला जी की कमर भी झुक चुकी थी। उन्होंने जैसे तैसे गर्मी में खड़े होकर किचन में अपने बेटे के लिए नाश्ता तैयार तो कर लिया था। जब सारा कुछ तैयार हो चुका, तभी रवीना किचन में आई। कहने लगी, ठीक है मम्मी, अब बाकी का काम मैं देख लूँगी, आप जाकर थोड़ी देर पंखे में बैठ जाइए। यह सुनकर सरला जी को हैरानी हुई कि आज उनकी बहू उन्हें पंखे में बैठने को कैसे कह रही है। जैसे ही वह किचन से बाहर निकली, सामने से उन्हें अपना बेटा आते हुए दिखाई दिया। वह समझ गईं कि बहू अपने पति को दिखावा कर रही है कि वह ही उसके लिए नाश्ता बना रही थी। सरला जी कुछ नहीं बोल पाती थी। वह अपने बेटे को सब कुछ बताना तो चाहती थी, लेकिन बहू इतनी ज़्यादा चालाक थी कि राहुल के सामने ऐसा जताती कि अगर सरला जी उसके बारे में कुछ बताती भी तो वह खुद ही झूठी पड़ जाती। इसीलिए सरला जी सब कुछ खामोशी से सहन कर रही थी। पूरे 2 दिन तक रवीना राहुल के आने से पहले ही अपनी सास से सारे काम करवा लेती थी और राहुल के सामने उनकी जी हुजूरी करती। पीछे किए गए बुरे बर्ताव की भनक भी लगने नहीं दे रही थी। लेकिन सच्चाई भला कब तक छुपती, एक ना एक दिन तो सच सामने आना ही था। अगले दिन रवीना कहने लगी, मम्मी जी, आज ऐसा कीजिएगा, पनीर के पकौड़े बना लीजिए और साथ में कुछ हलवा भी बना लेना, और 2-3 चीज़ और मैं आपको बताऊंगी, वह भी बना लेना। शाम को मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं और उनके बॉस की पत्नी भी आ रही है। सरला जी कहने लगी, रवीना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं ये सब नहीं कर पाऊँगी। तभी सरला जी के ऊपर आंखें निकालते हुए रवीना बोली, मैंने आपसे कहा ना मम्मी जी, मैं सबको दावत दे चुकी हूँ और अब आप मना कर रही हैं। आपको पता है ना कि आपके बेटे के बॉस की पत्नी अगर वह नाराज़ हो गई तो आपके बेटे को नौकरी से निकलवा देगी। ये बात सुनते ही सरला जी घबरा गईं और बोली, ठीक है बहू, मैं कर दूँगी, मगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम भी मेरी थोड़ी मदद कर देना। रवीना बेरहमी से बोली, अरे कुछ नहीं होगा आपको, ये तो नाटक है, मुझे पता है, जाकर आप काम में लगिए। इतना कहकर वह चली गई और सरला जी उसकी बेरहमी को देखती रह गई। इधर इन सब की खबर रवीना ने अपनी माँ को फ़ोन पर दी और उन्हें भी नाश्ते पर आने को कह दिया। उसकी माँ बोली, तूने सही किया, करने दे बुढ़िया को काम, अच्छा है इसी तरह काम कर कर के मर जाए ताकि तू घर में आराम से रह सके। न जाने बुढ़िया कब तक गले पड़ी रहेगी। और मैं तो कहूँ तू अपनी नौकरानी को भी हटा दे, ये बुढ़िया ही सारे काम किया करेगी। इतना कहकर दोनों माँ बेटी फ़ोन पर खूब हंसी मजाक करने लगीं और बातें करने लगीं। सरला जी किचन में काम कर रही थी और बार बार पानी पी रही थी। उनका दिल घबरा रहा था और बेचैनी भी हो रही थी। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। रवीना की सभी सहेलियां आ गई थी। रवीना ने अंदर से ही आवाज़ लगाई, अरे बन गया है तो बाहर ले आओ जल्दी से। बेचारी सरला जी एक एक करके सारा नाश्ता टेबल पर लगा रही थी। तो तभी रवीना की एक सहेली ने कहा, अरे इतनी बूढ़ी काम वाली क्यों रखी हुई है, कोई जवान रख लो जो तुम्हारा काम जल्दी जल्दी करे। ये देखो 1 घंटे में 1 प्लेट उठाकर लाती हैं। तभी दूसरी कहने लगी, अरे देखो कैसे इनके हाथ कठपुतली की तरह नाच रहे हैं, अच्छा तो ये साथ में हमारा मनोरंजन भी कर रही हैं। और एक सहेली ने तो ज़बरदस्ती सरला जी के हाथ पकड़कर उनको नचाने लगी। ये सब होता देख सरला जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उनकी तबीयत तो पहले ही ख़राब थी, साथ में अपना यूं अपमान होते देखकर उनसे सहा नहीं जा रहा था।
उनकी बहू भी अपनी सहेलियों के साथ हंस रही थी। तभी रानी किसी काम से वहाँ आ गई थी और उसने ये सब देखा तो उसकी आंखें भर आईं। उसने गुस्से से खींचकर 2 तमाचे रवीना की सहेली के गाल पर जड़ दिए और गुस्से में भरकर बोली कि शर्म नहीं आती किसी बूढ़ी औरत को ऐसे बेइज्जत करते हुए। रानी, तेरी हिम्मत कैसे हुई? अभी रवीना की बात पूरी भी नहीं हो पाई, तभी एक तमाचा रवीना के गाल पर भी पड़ा। माफ़ी चाहूँगी मेम साहब, लेकिन आज तो मैं साहब को सब सच सच बता कर रहूँगी, चाहे फिर मेरी नौकरी रहे या जाए। इतना पैसा तो नहीं देती हो कि मुझे लाले पड़ जाएंगे। इन बातों में किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि दरवाजे पर राहुल खड़ा था। अचानक सरला जी हिचकिचाते हुए बोली, बहू, वह राहुल। रवीना बोली, मम्मी जी खबरदार, बस कीजिए, अपने बेटे का नाम लेकर मुझे डराना। वैसे भी उनके आने का भी वक्त नहीं हुआ है। जब तक वह आएंगे तब तक यह सब चली जाएंगी और ये सारा मैं समेट दूंगी, उनको पता भी नहीं चलेगा। रवीना को पता ही नहीं था कि राहुल दरवाजे पर खड़ा है। तभी राहुल की आवाज़ आई, पर रवीना, मुझे तो सब पता चल गया। तुम्हारी घटिया हरकत को मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। अचानक रवीना ने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर राहुल लाल आंखें किए खड़ा था। वह बोली, राहुल आप अचानक कैसे आ गए? आने की खबर भी नहीं दी। राहुल बोला, वह तो अच्छा हुआ मैं जल्दी आ गया, वरना तुम्हारा असली रूप कैसे देख पाता। सुबह जब दफ्तर जा रहा था तो माँ की तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही थी। यही सोचकर मैं आधे दिन की छुट्टी ले ली कि तुम अकेली घर पर माँ को कैसे संभालोगी। यही सोचकर आ गया, मगर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। तभी पीछे से रवीना की माँ भी आ गई। वह अंदर आते हुए बोली, अरे क्या क्या बनाया है तुम्हारी सास ने, और पार्टी ख़त्म तो नहीं हो गई? रवीना ने माँ को आंखें दिखाकर इशारा किया। राहुल बोला, आइए माँ जी, यहाँ आप ही की कमी थी। मेरे घर में आग लगाने में आपने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। तभी रवीना बोली, आप मेरी माँ से सबके सामने कैसे बात कर रहे हैं? राहुल ने यह सुनकर ज़ोर का थप्पड़ रवीना के मुंह पर जड़ दिया और बोला, तुम सबके सामने मेरी माँ को नौकरानी साबित कर सकती हो और मैं तुम्हारी माँ को कुछ भी नहीं कह सकता। तुम्हारी माँ के संस्कार तो तुम में दिखाई देते हैं। राहुल को गुस्से में देख उसकी सारी सहेलियाँ वहाँ से खिसकने की कोशिश करने लगीं, लेकिन राहुल चिल्लाकर बोला कि खबरदार, अगर कोई अपनी जगह से हिला, अभी के अभी तुम सब अपने पतियों को फ़ोन करके फ़ौरन यहाँ बुलाओ। सभी ने डरते डरते अपने पतियों को फ़ोन मिलाया। तभी उनके पति भी वहाँ पहुँच गए। राहुल की बात सुनकर उनको भी बहुत गुस्सा आया और सबके सामने एक एक थप्पड़ अपनी पत्नियों को जड़ दिया और सरला जी से सब ने माफ़ी मांगी। तो राहुल ने हाथ जोड़कर सभी औरतों से कहा, आप सबसे विनती है, आप अपने अपने घर जाइए और अपने घर को संभालिए। दोबारा यहाँ आने की कोशिश मत करना। मेरी माँ का जिस तरह मजाक उड़ाया है वैसे अपनी सास का कभी मत उड़ाना। सभी औरतें मुंह बनाकर वहाँ से चली गईं। सरला जी राहुल का हाथ पकड़कर बोले, बेटा, तुम्हें अपनी पत्नी पर सबके सामने हाथ नहीं उठाना चाहिए था, वह घर की इज्जत है। राहुल रोते हुए अपनी माँ के पैरों में पड़ गया और बोला, मैं जानता हूँ आपने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए, पर इस औरत ने मुझे ये करने पर मजबूर किया। मुझे माफ़ कर दीजिए। इसने जो आपके साथ किया वह मैं सह नहीं सका। तभी रवीना की माँ बोली, वाह समधन जी, पहले तो बेटे को भड़काती हैं, फिर उसे रोकती हैं। मेरी बेटी को पिटवाकर अब सीधी बन रही हो। राहुल अपनी सास की तरफ मुड़ा और बोला, आप अपना मुंह बंद कीजिए, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी माँ की उम्र की हैं। अरे अपना घर तो संभाल नहीं सकी, मेरे घर को भी बर्बाद करने आ गई। आपका बेटा बहू भी आपको इसीलिए छोड़कर गए होंगे। आप में ही खोट है, आपके दिए संस्कारों में ही खोट है। कुछ तो शर्म कीजिए अपनी उम्र की। आप हैं कि बस अपनी बेटी का घर उजाड़ने में लगी रहती हैं। अब मैं समझा, मेरी माँ को उस दिन नींबू के लिए भरी दोपहर में आप दोनों माँ बेटी नहीं भेजा था। तब भी रवीना चुप नहीं रही, बोली, तो क्या सिर्फ ये बैठकर खाएंगी? 2-4 दिन काम कर लेने से आपकी माँ मर नहीं जाएगी। यह सुनकर राहुल से रहा नहीं गया और उसने दूसरा थप्पड़ भी जड़ दिया और बोला, जो औरत दूसरे की माँ का दर्द समझ नहीं सकती वह अपनी माँ का दर्द भी एक दिन नहीं समझेगी। राहुल अपनी सास से बोला, याद रखिएगा, कल जब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये आपकी भी सेवा नहीं करेगी। मैं इंतज़ार करूँगा उस दिन का जब आपको यह सब कुछ सहना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल आप मेरे घर से जाइए और अगर बेटी के बिना मन ना लगे तो इसे भी ले जाइए। मैं अपनी माँ के साथ रह लूँगा। इतना कहकर राहुल अपनी माँ को लेकर वहाँ से चला गया। रवीना की माँ ना चाहते हुए भी खाली हाथ वापस लौट गई। 2 दिन बाद रानी भी काम पर आ गई।
उसने घर का सारा काम संभाल लिया, क्योंकि राहुल जानता था अगर ऑफिस जाने के बाद कोई उसकी माँ की देखभाल कर सकता है तो वह बस रानी ही है। रवीना का तो कोई भरोसा नहीं। अब तो राहुल भी अपनी माँ के लिए हर वक्त चौकन्ना रहता था। उसने अपने घर में कैमरे तक लगवा दिए और ऑफिस में रहकर वह अपनी माँ का ध्यान रखता था। वक्त गुजरा और एक दिन रवीना की माँ अपने घर के बाथरूम में फिसलकर गिर गई और उनके एक पैर में फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट के लिए कहा तो रवीना की माँ ने उसको फ़ोन किया कि मैं तो गिर गई हूँ, तुम्हारे पापा से तो कुछ हो ही नहीं पाता, बेटा कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ जाओ। रवीना ने साफ कह दिया, मम्मी मैं आज तक अपने बच्चों की शूशू पॉटी साफ़ नहीं की है, वह मेरी सास करती थी, फिर मैं आपकी कैसे कर सकती हूँ। किसी नर्स को रख लीजिए, यही बेहतर होगा, मुझसे तो बिल्कुल उम्मीद मत रखना। रवीना की माँ अपना सा मुँह लेकर रह गई। वह रवीना से कहने लगी कि मेरे दामाद ने बिल्कुल सही कहा था, एक मैं हूँ जो उनकी माँ के ख़िलाफ़ तुम्हारा साथ दे रही थी। याद रखना रवीना, जैसा करोगी वैसा ही भरोगी, जैसा मैं भुगत रही हूँ। देख लेना, कल को तुम्हारी भी बहू आएगी और तुम्हारे साथ भी यही करेगी। मुझे मेरे किए का ही फल मिल रहा है, ऐसे तुम्हें भी मिलेगा। इतना कहकर गुस्से में फ़ोन रख दिया। राहुल ने सारी बातें सुन ली और बोला, जो हुआ सो हुआ, पर अगर तुमने मेरी माँ के साथ गलत बर्ताव किया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। और याद रखो, अब तो तुम्हारी माँ भी तुम्हें सहारा नहीं देगी। सुकून से घर में जीना चाहती हो तो अपनी सास की इज्जत करो और अपने बेटे को अच्छे संस्कार दो, ताकि ये सब तुम्हारे साथ ना हो। राहुल की धमकी के बाद रवीना ने हिम्मत नहीं की कि सरला जी से ऊंची आवाज़ में भी बात कर सके। सच कहा है किसी ने, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। और जब बेटा लायक होता है तो बहू कितनी भी बुरी हो तो सब संभाल लेता है। राहुल ने रवीना को सही रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर लिया और आगे उनकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं हुई। जैसे जैसे उसका बेटा बड़ा होने लगा वैसे ही धीरे धीरे रवीना में भी बदलाव आने लगा, जिसे राहुल को देखकर खुशी होती थी। अब उसकी माँ को आराम से बिस्तर पर सेवा मिलती थी और रवीना भी खुशी से करती थी। सही समय पर इंसान को बदल जाना चाहिए, नहीं तो ज़िंदगी में कांटे बिछ सकते हैं।